इलाहाबाद मार्ग के गोल डाकखाने के पास पुलिस ने फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस फायरिंग मौत मामले में पुलिस का कहना है कि बाइकर स्टंट कर रहे थे और जब उन्हें रोका गया तो वे पुलिस वैन पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक के पिछले टायर में बाइक रोकने की मंशा से गोली मारी, लेकिन बाइक का पीछे की ओर झुकी थी, जिससे बाइक सवार को लग गई। पीसीआर के स्टाफ ने उनको रोकने के लिए जो ये गोली चलाई थी और उस वक्त जो उनको हालात जिस वक्त थे उसके हिसाब से उन्होंने मौके पे ये गोली चलाई और इसके ऊपर क्या आगे फर्दर है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इस पे जांच हो रही है और जांच के बाद ये सब कुछ बात बताई जाएगी। दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठना शुरू हो गया। इंडिया न्यूज ने भी दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछे। स्टंट कर रहे बाइकर्स पर क्यों चलाई गई गोली? क्या बाइकर्स को रोकने के दूसरे तरीके नहीं थे? क्या बाइकर्स पर आंसू गैस नहीं छोड़ा जा सकता था? दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारे गए बाइकर करण के घर में मातम पसरा हुआ है। घर वाले सदमे में हैं और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस ने उनके बच्चे की जान क्यों ले ली। पुलिस फायरिंग में घायल पुनीत का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने गोली चलाई थी तो वो बाइक चला रहा था और करण पीछे बैठा था। बाइक से गिरने की वजह से पुनीत को चोट लगी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बाइकर्स पर की गई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। काफी गंभीर है, गंभीर दोनों मायने में है। एक तो जो बाइकर्स का उत्पाद है और लगातार इस तरह के उत्पाद होते रहे और उसके बावजूद भी पुलिस कई तरीके से उस पर कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ये जो घटना हुई जिसमें गोली चलाने की बात आई है, जिसमें की मौत होने की बात आई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें क्या सच है क्या झूठ है और क्या इसके पीछे का सच है उसकी पुख्ता तौर से लोगों को जानकारी होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन यमदूत दिखाने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए हैं। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई के लिए हाई लेवल मीटिंग जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा के पीसीआर वैन के पुलिस वालों की करतूत का पर्दाफाश इंडिया न्यूज ने किया है। शनिवार को इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन यमदूत दिखाया, जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे पीसीआर वैन के पुलिस वाले अस्पतालों से साठगांठ करते हैं और हादसे में घायल लोगों को वो उसी अस्पताल में ले जाते हैं जहां पर उन्हें कमीशन मिलता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आए दिन होने वाले सड़क हादसे की वजह से इसे डेथ एक्सप्रेसवे कहा जाने लगा है, लेकिन यहां तैनात रहने वाले पीसीआर वैन के पुलिस वाले भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर पर तैनात पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों का भी कहना है कि उन्हें हादसे में घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के बदले अस्पताल वाले कमीशन देते हैं। नोएडा सेक्टर 62 में तैनात पीसीआर वैन के पुलिस वाले भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बदले कमीशन लेते हैं। इसका खुलासा इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन यमदूत में किया। नोएडा के सेक्टर 62 में खड़ी पीसीआर नंबर 44 पर तैनात पुलिस वालों ने जानना चाहा कि क्या उन्हें भी सड़क हादसे में घायल लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के बदले कमीशन मिलते हैं, तो उनका भी कहना है कि प्राइवेट अस्पताल वाले उन्हें 1500 से 2000 रुपए देते हैं। ऑपरेशन यमदूत के तहत इंडिया न्यूज की टीम तहकीकात करने नोएडा के जलवायु विहार पहुंची और वहां तैनात पीसीआर वैन 33 में मौजूद पुलिस वालों से जानना चाहा कि क्या उन्हें भी सड़क हादसे में घायलों को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाने के बदले कमीशन मिलता है, तो उनका जवाब भी हाँ में था। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत के सामने आने के बाद आम लोगों ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इंडिया न्यूज ने बहुत बड़ा खुलासा करा। ऑपरेशन यमदूत देखकर हम बिल्कुल दंग रह गए कि ऐसा भी पुलिस वाले कर सकते हैं। आज तक हम इनके बारे में सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से इंडिया न्यूज के माध्यम से ये सब देखा। इससे हम आगे के लिए खुद सावधान हो गए हैं क्योंकि हमारे साथ भी कल को ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इंडिया न्यूज ने हमें आगे के लिए सावधान कर दिया है। इंडिया न्यूज बधाई के पात्र हैं। दिल्ली पुलिस ने एक नेवी अफसर की पत्नी को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये वही महिला है जिसने कुछ समय पहले नेवी में वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि महिला अपने पति से अलग रह रही है और वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने पति के नाम पर बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने गई थी। एमपी के देवास में एक 2 मंजिला मकान गिर गया है। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई थी। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच होड़ शुरू हो गई है। खबर है कि राहुल गांधी ने कहा है कि ध्यान रखा जाए कहीं इस योजना का क्रेडिट शरद पवार ना लूट ले जाएं। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे से कही। साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे से कहा कि पिछली बार उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था और सारा श्रेय शरद पवार ले गए थे, जो इस बार नहीं होना चाहिए। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में सभी प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। कांग्रेस इस बिल को गेम चेंजर मान रही है और आने वाले चुनाव में इसका पूरा क्रेडिट लेना चाह रही है। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश लाने वाली कांग्रेस को मायावती का समर्थन मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में इसका समर्थन करेगी। अलग तेलंगाना राज्य पर लगभग फैसला हो चुका है, लेकिन इस पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी चर्चा होगी। खबर है कि सोमवार को यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के संकेत मिलने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र के मंत्रियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध किया। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र और रायलसीमा के मंत्रियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर राज्य का विभाजन किया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12-12 जिले होंगे। राजधानी को लेकर तनाव न हो, इसलिए यह तय किया गया है कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए और उसे दोनों ही प्रदेशों की राजधानी घोषित किया जाए। 5 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही सरकार अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐलान कर सकती है, लेकिन ये ऐलान कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद ही होगा। अब मोदी के नाम पर मोबाइल भी लॉन्च होने वाला है। स्मार्ट नमो ब्रांड नाम से ये एंड्रॉइड फोन नरेंद्र मोदी के फैंस का एक ग्रुप लेकर के आ रहा है। ये ग्रुप आने वाले 1 महीने में इस मोबाइल फोन को डिजाइन कर लेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी से मंजूरी मिलते ही इस खास मोबाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। लालू ने कहा कि मोदी और आडवाणी जिंदगी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आडवाणी और आडवाणी के चेला नरेंद्र मोदी साथ जिंदगी में भी हस्तिनापुर क्या गद्दी पर आने वाले नहीं हैं। ये नोट कर लो, भगवान के सामने मैं बोल रहा हूँ। हम भी फोरकास्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और ये कभी बनने वाले नहीं हैं। इनका सफाया होने वाला है और सेकुलर ताकतें इस देश में भले हम लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन हम इकट्ठा होंगे, इनको नहीं आने देंगे। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मोदी के वीजा विवाद पर चुटकी ली है। शकील अहमद ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं अभी अमेरिका के करीब कनाडा में हूं। मैं राजनाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं कि अमेरिका में बड़े अपने बच्चों के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। बीजेपी में थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2002 में हुए गुजरात दंगों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इससे उनका कद ही बढ़ेगा। गोविंदाचार्य ने कहा है कि मोदी को इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बाद में चुनाव जीत गए। गोधरा का हो या गुजरात, दोनों दंगे गलत हैं और वहां की सत्ता के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी थे, तो स्वाभाविक था नैतिक जिम्मेदारी लेते तो उससे वो बड़े ही बनते, छोटे नहीं बनते।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली में फिर दोहराया है कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले होंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। कहते हैं कि चुनाव आयोग ही चाहेगा कि ये चुनाव पहले हो जाए। सरकार चाहे न चाहे, यूं तो सरकार भी चाह सकती है। आडवाणी ने यह भी कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार वो रिकॉर्ड जीत के साथ सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिश्वतखोरी के घेरे में आए अपने दोनों मंत्रियों का बचाव किया है। दरअसल 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स छापे में एक डायरी मिली थी जिसमें सूबे के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल और तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को रिश्वत देने की बात लिखी गई थी। विपक्ष इस मामले में दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष सत्र बुलाने के लिए जो पत्र लिखा है उस पर सियासत तेज हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा ने कहा है कि कांग्रेस की सलाह पर राज्यपाल नरेश यादव ने खत लिखा है। पटवा ने पलटवार करते हुए राज्यपाल को खुद एक पत्र लिखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। 2G केस में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को गवाह के तौर पर पेश होना ही होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनिल अंबानी को 22 अगस्त को पेश होने को कहा तो उनकी पत्नी टीना अंबानी को 23 अगस्त को बुलाया है। आईपीएल फिक्सिंग मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। खबर है कि इस चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के अलावा क्रिकेटर सटोरिया समेत 30 से ज्यादा लोगों के नाम होंगे। क्रिकेटर्स में एस श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान के नाम होने की बात सामने आई है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शनिवार को खत्म हो गया। हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरी दिन चर्चा के लिए सदन में अनुपूरक बजट रखा। विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए लेकिन बाद में हो हंगामे के बीच सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संगीत को गैर इस्लामी बताने वाले कश्मीर के बड़े मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब खुद म्यूजिक का लुत्फ उठाते देखे गए। वो डल झील में एक हाउस बोट में संगीत कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने लड़कियों के प्रकाश बैंड के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और बाद में बैंड भी बंद हो गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिस्सा लिया। यहां वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। साथ ही कई नेता भी इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। पाकिस्तान ने इस महीने में 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। शनिवार को जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकी पर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। यूपी पीसीएस परीक्षा में लागू नई आरक्षण नीति रद्द किए जाने के बाद आरक्षण समर्थक छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया है। शनिवार को इलाहाबाद के अलापुर इलाके में जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले आरक्षण के नए नियमों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस ले लिया। साथ ही पीसीएस 2011 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी निरस्त कर दिया, जिस पर आरक्षण विरोधी छात्रों ने खुशी जाहिर की थी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्रों को लैपटॉप बांटे। पिछले कुछ दिनों में यूपी में बारिश से कई जगह लैपटॉप पड़े खराब होने की खबर के बाद अखिलेश ने ये कदम उठाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लैपटॉप बांटने का आरोप लगाया है। मायावती ने एक बार फिर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दोहराई है। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आरजेडी मुखिया लालू यादव ईश्वर का शुक्रिया अदा करने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को लालू तांत्रिक गुरु विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा के विंध्याचल आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी लाखों बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला। छपरा कांड के बाद नियमों में हुए बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचरों ने मिड डे मील व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया है। मिड डे मील के विरोध में उतरे प्राइमरी टीचरों के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बातचीत की। टीचरों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। 29 जुलाई को अगले दौर की बातचीत होगी। असम के लखीमपुर में 23 जुलाई को हुए 2 ग्रेनेड धमाकों के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमाकों में 5 लोग घायल हो गए थे। बिहार में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक सी के अनिल के खिलाफ अभद्र बर्ताव करने और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने के चलते ये चार्जशीट दाखिल की गई है।
झारखंड में दारोगा नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने पूर्व डीजीपी जीएस रथ के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके अलावा डीजीपी राजीव कुमार ने मेघा सूची को नए सिरे से प्रकाशित करने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। नर्मदा नदी के साथ ही इसकी तमाम सहायक नदियां भारी उफान पर हैं। ओंकारेश्वर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में खतरा और गहराने लगा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते नदी नालों में भारी उफान देखा जा रहा है। नर्मदा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अमरकंटक मार्ग पर पानी बहने लगा, जिसके चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रही। राजस्थान के तालेड़ा में